हेलो, नमस्कार, आदाब और गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग, अरे कुछ भी कह लो, दिन आपका है जनाब। मैं आ चुका हूँ लेकर शो एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास मेहमान जो आपके लिए मतलब एक बहुत बढ़िया चीज जागरूकता की वाली सोच लेकर आई है। जी हाँ, ग्वालियर में तो बहरहाल मैं समझता हूँ बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को, जो मतलब मैंने भी जानी, मैं भी शॉक हो गया काफी ज्यादा। और आप भी वर्क कर रहे हैं ग्वालियर में, वैसे ही पता है आपको, बहुत से लोग वर्क करते हैं, आसपास के लोग रहते हैं, उनके लिए काफी जरूरी होने वाला है ये हमारा आज का शो। जी हाँ, आज हमारे शो की मेहमान हैं जिनको बता दिया जाए, जिनका नाम बता रहा हूं मैं, साक्षी श्रीवास्तव जी हैं, जो खास हमारे पास बहुत दूर से आई हुई हैं और उनसे मुलाकात करेंगे आज, बहुत सारी बातें बताएंगे आपको जो काफी सीक्रेट है तो साक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो पर। थैंक यू सो मच। ओके, देन हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानने की कोशिश भी करते हैं और नाकाम भी हो जाते हैं, कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन सफर चलता रहता है। सफर की शुरुआत कहीं कहीं से शुरू होती है। तो इसी सिलसिले में साक्षी जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, मतलब आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? तो कैसे जानना चाहेंगे कि आप मेरे सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, कहाँ से आपको सोच आई कि मुझे यही करना चाहिए? तो यही करना चाहिए was never my intent or intention. Okay, ये किसी को एक्चुअली पता नहीं होता। हम जब बहुत ही छोटे होते हैं तब हमें एक्चुअली नहीं पता होता हमें क्या करना है। पर हाँ, मेरा जो एम था वो मेडिकल इंडस्ट्री में जाने का था। तो हाँ, हमने प्रेपरेशन करी थी, नहीं हो पाया, कुछ थोड़ा सा हो जाता है। तो मैंने बेसिकली मैं ग्वालियर से ही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं ग्वालियर से हूँ, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप यही हुआ है। और फिर चूंकि मेडिकल में जाना था, वहां नहीं हुआ, और फिर मैंने डिसाइड किया कि चलिए कुछ मेडिकल से रिलेटेड करते हैं। सो आई ज्वाइन माय रेगुलर डिग्री कोर्स बायोटेक्नोलॉजी में फ्रॉम कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ जी, तो वहां से मैंने अपना 3 years का डिग्री कोर्स कंप्लीट किया। इट वाज अ वंडरफुल जर्नी। आई हैव रियली एंजॉयड अ लॉट, क्योंकि वहां पे मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली वो डॉक्टर से कम फीलिंग नहीं थी तो एक्चुअली मुझे काफी एंजॉयमेंट लगा। आगे फर्दर स्टडीज के लिए भी मैं जाना चाह रही थी। समहाउ कुछ रीजंस थे, नहीं हो पाया। एंड देन आई डिसाइडेड कि कुछ ऐसा करते हैं ना कि थोड़ा सा चेंज भी हो जाए और क्विकली अर्निंग शुरू करते, क्योंकि एजेंडा यही होता है ना, वी आर मिलेनियल्स। तो मिलेनियल्स का एजेंडा होता है कि जल्दी से ना अर्न करना शुरू करते हैं। तो मेरा भी एजेंडा वैसे ही कुछ था। सो आई स्विच टू दिल्ली, और उसके बाद मैंने अपना एमबीए किया गुड़गांव से। और वहां से एमबीए करने के बाद एक अच्छा एक्सपोजर मिला, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ी मैं। उसके बाद फिर काफी अच्छी जर्नी रही। मैं कॉर्पोरेट में शुरुआत की मैंने। सो आई स्टडीड HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग बोथ, बट आई डिसाइडेड टू गो विथ ह्यूमन रिसोर्स। मुझे लगता है कि हाँ, लड़कियां थोड़ी अच्छी HR हो सकती हैं तो फैमिली का भी यही था कि हाँ, करना तो चाहिए। तो फिर वहां एक्सप्लोर किया और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सो आई वर्क विद फ्यू कॉर्पोरेट कंपनीज, अच्छी प्रोफाइल पे काम किया। देन आई वर्क विद एम्बेसी, अ डिप्लोमेटिक सर्कल। दैट वाज अ डिफरेंट टर्न फॉर मी, क्योंकि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे थे और सडनली मुझे लगा कि कुछ अपना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेक लिया, और ब्रेक लेके मैंने अपनी सिस्टर के साथ एक मॉडलिंग एजेंसी स्टार्ट कर दी। दैट वाज अगेन अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। लेकिन एमबीए में हमने यही सीखा था कि रिस्क लेना चाहिए हमेशा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हो और रिस्क नहीं लिया तो कुछ नहीं किया। तो मैंने एक रिस्क लिया और एक स्टार्टअप अपनी सिस्टर के साथ स्टार्ट किया। एक मॉडलिंग एजेंसी स्टार्ट की, मिरर्स मैनेजमेंट के नाम से। एंड इट्स बिन मोर देन 10 or 11 years. We're working wonderfully, ठीक है। And during a fashion event, I met my ambassador. वो बहुत पहले था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था मिलने के लिए। हम वहाँ गए और उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग। क्योंकि वो इंडियंस को थोड़ा सा होता है ना कि वो ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं होता। फिर उन्होंने हमारा काम देखा था, तो मुझे वहाँ जॉब ऑफर मिला। इनिशियली लगा कैसे करूंगी, लैंग्वेज बैरियर आएगा, रशियंस कैसे कर सकते हैं, मुश्किल है। इंग्लिश तो ठीक है, लेकिन रशियन कैसे होगा। बट एक हफ्ते के बाद लगा गिव अप कर दो। मेरी सिस्टर ने बोला नहीं, गिव अप नहीं करो, कुछ थोड़ा सा ट्राई करो, लेट्स से फॉर अ मंथ और सो। और उसके बाद फिर ऐसा लगने लगा कि हाँ यार, इंटरेस्टिंग तो है, बिकॉज यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू मीट डिफरेंट कंट्री पीपल। I got an opportunity to work with Ministry of External Affairs, different ministries, and that too in such a young age.
वाओ। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय करियर। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ किया मैंने। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनकी विजिट हुई थी, वो हैंडल करी थी। उसको हम स्टेट विजिट कहते हैं। जी जी। हमने वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उसको स्टेट विजिट कहते हैं, उसको मैंने हैंडल किया था एंड टू एंड। और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए, हमारे राष्ट्रपति वहाँ गए। तो ऐसे कुछ करके 4-5 विजिट्स जो होती है, जो स्टेट विजिट होती है, बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, 3-3, 4-4 महीने की प्रेपरेशन होती है, वो सब मैंने वहाँ हैंडल किया। मुझे बड़ा एक्सपोजर मिला और मुझे लगा कि दिस इज समथिंग न्यू। एंड देन आई स्पेंड अराउंड 6.5 years वहाँ पर। उसके बाद फिर कोविड आ गया तो फिर कोविड में थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर से फैमिली के पास आई। बहुत टाइम से फैमिली के पास नहीं आए थे, तो वापस आई, एक ब्रेक लिया। उसके बाद फिर एक और कंपनी ज्वाइन कर ली। अरे वाह। इस बार फिर मैंने कॉर्पोरेट में स्विच कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि चलो ठीक है, डिप्लोमेटिक सर्कल में हो गया, काफी कुछ सीख लिया, अब ज्यादा कुछ सीखने को नहीं है, एक्सपोजर भी काफी अच्छा मिल गया। तो फिर अब एक कॉर्पोरेट ग्रुप में जॉब करती हूँ। इट्स अ ह्यूज ग्रुप, नाम नहीं लूंगी, चलिए छोड़ दीजिए लेकिन नहीं नाम नहीं लूंगी मैं, पर हाँ इट इज अ ह्यूज ग्रुप। और ट्रस्ट मी, उसके प्रोडक्ट आपके सब लोग आप लोग यूज कर रहे हो इसलिए। तो वहाँ काम करते करते ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स मैं एम्बेसी में भी ट्रेनिंग करती थी, मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स करी है। और उसी ड्यूरेशन में मैंने फिर पॉश की ट्रेनिंग का सबसे ज्यादा एक्सपोजर दिया। कंपनी में मैं पॉश की ट्रेनिंग देती थी और डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए, आईटी सिक्योरिटी के लिए, बिहेवियरल ट्रेनिंग्स के लिए देती थी मैं। तो उसी ड्यूरेशन में फिर मैंने अपना पॉश सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया और आई एम सेप सर्टिफाइड कंसल्टेंट एज वेल। Yes, in Employee Central. So very soon I'll be starting my journey as SAP consultant also. Hopefully for a new organization. But apart from this, I have a very strong zeal to become a excellent trainer. Learning is something जो मुझे लगता है कि कभी रुकने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। एंड आई एम अ एविड लर्नर, मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। अरे वाह। तो इसीलिए मैंने ये कोर्स किया। मैंने गवर्नमेंट एफिलिएटेड बॉडी से कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने मोर देन 400 ट्रेनिंग्स में रन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो इट्स अ ग्रेट थिंग मतलब अभी तक मैं आई कैन से दैट यस, आफ्टर ग्वालियर से निकलने के बाद कुछ तो अचीव किया है। और अचीव इसलिए क्योंकि अब अपनी ही सिटी में आके, अपनी ही सिटी की जब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस एंड प्लस आपका एफएम मुझे बुला रहा है किसी एक टॉपिक पे एक्सप्लेन करने के लिए, तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं कहूंगी कि मैंने कुछ अचीवमेंट किया है, तभी मुझे आपने यहाँ मौका दिया बोलने के लिए। बिल्कुल। तो ये एक छोटा सा सफर है मेरा। और छोटा से सफर में भैया बहुत सारे पड़ाव हैं। जैसा कहा जाता है कि आपके लिए कुछ भी बदलता है, मतलब आप कितनी भी लाइन बदलें, उसका मतलब ये नहीं होता जैसे आपने एक लाइन बदली या दूसरी लाइन चेंज की, बहुत से लोग कहते हैं सक्सेस नहीं मिल रही है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग यार, वो प्रोसेस का पार्ट होता है। जैसे मतलब मैम से भी हमने बहुत सारी बातें सुनी कि उन्होंने कितनी सारी लाइन स्विच की हैं और ये सब उनके लर्निंग का पार्ट था। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये लर्निंग का पार्ट है भैया। कभी ना कभी तो आपको किसी ना किसी लाइन में फिट बैठ जाएंगे और सक्सेस मिल ही जाएगी। तो देर अबेर सही आप अपने घर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगला मेन जो टॉपिक है जिसके लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, अरे नहीं मतलब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, कोई बुराई नहीं कर सकते ना जनाब, आपकी बात ऐसी है। मेन बात यह है कि सेक्सुअल हरेसमेंट के ऊपर बात आती है हमारी। कोई व्यक्ति कैसे मतलब पहचान सकता है कि हमारे साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है? सबसे पहले तो ये अवेयरनेस जरूरी है। अब अगर आपको ये पता ही नहीं है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या, तो फिर आप कैसे अवेयर भी होंगे, आपको पता भी कैसे चलेगा? बिल्कुल। अगर हम आज की बात करें तो हम कॉलेज में बात करें या कॉर्पोरेट कंपनीज में जो हम बात करें, तो हम लोग एक दूसरे के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं जितना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। ठीक है। और उस ड्यूरेशन में आप एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली होते हो, एक दूसरे का लंच शेयर कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, कॉफी, सिगरेट और कितने तरीके के ब्रेक होते हैं जिनके लिए आप बाहर जा रहे हो, तो आप ऑलमोस्ट फैमिली जैसे ही हो जाते हो। अभी उसमें क्या होता है ना, यू डोंट रियलाइज और मे बी द अदर पर्सन इज नॉट रियलाइजिंग इट कि एक लिमिट और एक थिन लाइन होती है जोक्स में और भद्दे जोक्स में। बिल्कुल। ठीक है। तो अभी क्या है ना, चलता है, फ्रेंड्स हैं आपस में, नॉनवेज जोक्स वगैरह ये भी शेयर करते हैं, पर समटाइम्स हो सकता है कि आप उस नॉनवेज जोक से ओके हो, मैं नहीं हूँ। एक दिन मैं कुछ नहीं कहूंगी, दूसरे दिन शायद मैं हिंट दूंगी कि यार मत करो, लेकिन आप नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको तो कोई अवेयरनेस है ही नहीं ना। आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये जो जोक आप कर रहे हो
ये एक्चुअली सेक्सुअल इन नेचर है। ये एक तरीके से आप लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि इसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जी जी। तो कैसे पता चलेगा जब आप बात ही नहीं करोगे? हाँ। और बात कहाँ करोगे? बात स्टार्ट होती है आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल, क्योंकि आप तैयार होकर आते हो वहीं से और फिर आप जाते हो जॉब करने। हाँ। लेकिन जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको कुछ अवेयर ही नहीं करते और आप ऐसे ही बिल्कुल नाइफ की तरह आ जाते हो कॉर्पोरेट्स में, और फिर सडनली आपको पोस्ट ट्रेनिंग के लिए बिठाया जाता है, तो आप बोलते ये क्या हो रहा है भाई, ये हमें क्या सिखाया जा रहा है? हमें सिखाया जा रहा है कि हम जो गालियां देते थे कॉलेज में, दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉट नॉर्मल। ये तो अभी सेक्सुअल हैरेसमेंट पता कैसे करोगे? पता सबको चल जाता है। आपको गुड टच और बैड टच तो स्कूल में सिखाया जाता है, जी जी, राइट? आपको ये पता है ना कि आपको क्या चीज अच्छी लग सकती है और आपकी क्या सर्टेन लिमिट्स है जो कोई क्रॉस ना करे। हाँ। ये सबको पता होता है, बट वी डोंट टॉक, वी डोंट से दैट स्टॉप इट, डोंट डू इट। और अगर आप करते भी हो तो आजकल का इतना चिल एटमॉस्फेयर है ना कि अरे यार तो खामखा ही ऑफेंड हो रहा है, जैसे डायलॉग गाते हैं, यार तू क्या कहाँ से आ रहा है, कौन सी सदी से आ रहा है, ये तो इट्स वेरी नॉर्मल, यू नो, इट्स वेरी नॉर्मल। तो जब आपके पास ऐसी चीजें आती है ना, तो आप रियलाइज तो छोड़ो, आप बात ही नहीं करोगे, तो आप रियलाइज कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। रियलाइज सबको होता है, सबको पता है कि अगर मैं लिफ्ट में जा रही हूँ, लिफ्ट भरी हुई है, तो लिफ्ट में जितने लोग हैं वो आपको किस नजर से देख रहे हैं, वो एक लड़की को पता होता है, एक आदमी को पता होता है कि वो कहीं से निकल के जा रहा है तो 4 लड़कियां उसको चेकआउट कर रही हैं, तो सब पता होता है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अलग से कोई एक हम टेक्निक डेवलप कर देंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कैसे होता है, वो कैसे हम रियलाइज करें या पता करें, वो सबको पता है, ठीक है? बस द ओनली थिंग इज देयर इज नो अवेयरनेस एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि इट्स अ शेम फॉर पीपल, दे डोंट वांट टू टॉक about it in open, in public. That's a problem. It's like a taboo. Yes, like a taboo, of course. अभी अगर हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और हम बोलते हैं बच्चों से सेक्सुअल हैरेसमेंट पता है, तो they will be like blank. पूरे फेसेस ऐसे ब्लैंक होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्या पूछ लिया, oh my god, इसका कैसे आंसर दे? टीचर्स बैठे हुए हैं, पता तो सबको है, ऑनलाइन इंटरनेट सबके पास है, ठीक है, और कर भी रहे हैं हरकतें। ईव टीजिंग तो कॉलेजेस में सबसे ज्यादा होती है, तो पता सबको है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं बस इतना कहूंगी कि इस क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर सिर्फ इतना है, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हम बात नहीं करते। पता हमें है सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, बस कुछ चीजें हैं जो आपको कॉर्पोरेट में आके डिफाइन कर दी जाती हैं कि अगर आप ये करते हो दैट इज विच इज सेक्सुअल इन नेचर, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। और अगर आपके बॉस ने आपको ये कह दिया यू आर नॉट वर्किंग यार, your ratings are going down, your performance are, you know, appropriate, it's not appropriate, तो उस situation में that is not sexual harassment. पर वो लोगों को पता नहीं होता, people don't know the limits, they don't know the category, they don't know what is, अभी probably I don't like my boss, just for an example, है ना, और I don't like him, I'll go to ICC committee, और मेरे को परेशान कर रहा है, हैरेस कर रहा है, ये सब मैं बोल दूं, तो ICC committee सोचेगी कि हैरेस किस वे में कर रहा है। Maybe he's asking about my performance, maybe he's asking, हाँ, अगर वो मुझे inappropriately देख रहा है या टच कर रहा है या कुछ ऐसा सिनेरियोस क्रिएट कर रहा है या कुछ ऐसा बोल दे रहा है जो नहीं है, मेरी लिमिटेशन से बाहर है, of course वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कि पता नहीं है, पता तो सबको, बिल्कुल सही है, बिल्कुल पता है, बेसिक सी चीज है, सबको पता है कि क्या चीजें हो रही हैं आजकल। कोई बच्चा तो नहीं है, क्योंकि ये चीज तो 18 साल के ऊपर के लिए है ना, तो बच्चा तो कोई नहीं है। और पता सबको है जनाब, जरूरत है आपके अवेयरनेस की, जरूरत है आपकी थोड़ी सी टॉकेटिव बनने की, बात करने की। किसी को बुरा लगता है अगर आपकी बात से तो जरूर कहिएगा, लेकिन अगर वो सच बात है तभी अगर झूठ बात है और बुरा लग रहा है तो प्लीज मत कहिएगा ऐसे में आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। तो एक और चीज बताता हूँ, मैंने मतलब पढ़ा था, लड़कियों का सेंस मतलब लड़कों से ज्यादा अच्छा होता है, ये मतलब फीलिंग्स सेंस करने में। Okay, gut feeling. gut feelings and उनका सिक्स सेंस स्ट्रांग होता है। और मतलब वो बिहेवियर भी समझ जाते हैं, मतलब लाइक इफ समवन कोई देख रहा है उनको तो वो समझ जाते हैं किस निगाह से देख रहा है। ये लड़के नहीं समझ पाते हैं, ये मतलब ये कितना मतलब सच है ये बात। देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो हमारा एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना, वो ऐसा कह रहा है कि लड़के को समझ नहीं आता, लड़के को भी समझ आता है।
बस वो एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि उनको तो ऑलरेडी एम्पावर्ड करके रखा हुआ है ना सोसाइटी ने। तो उनके हिसाब से उनके संग कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट कैसे कर देगा? मैं तो ऑलरेडी एम्पावर्ड हूँ। अब फीमेल के संग क्या है कि उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो उसी तरीके से की गई है, तो उनको शुरू से सिखाया गया कि भाई अपनी इंद्रियां ना जागृत करके रखो हमेशा चारों तरफ से। वो जो आप सिक्स सेंस और गट फीलिंग की बात कर रहे हो वो वही है क्योंकि वो मैं बचपन से अगर अपब्रिंगिंग हुई है या मैं बाहर पढ़ने गई तो क्या लगता है आपको कि मेरी फैमिली ने नहीं कहा होगा कि देखो बाहर जा रहे हो, गुड़गांव जैसी जगह पे जा रहे हो, ऐसे लोग होते हैं, वैसा होता है, रात में मत निकलना। लड़कों से उतना नहीं कहा जाता क्योंकि उनको वो क्लियरली बचपन से है, ये क्लियर है कि भाई देखो ठीक है लड़के तो मार धार कर लेंगे, ये कर लेंगे, बाहर निकल सकते हैं, दे आर एम्पावर्ड इनफ, दे आर केपेबल इनफ, फीमेल्स आर फ्रेजाइल, कोमल होती है, ये सब। तो जिस तरीके से आपने माइंड में कर दिया तो उसी तरीके के दिमाग में कर दिया। लड़कों को भी समझ आता है, लड़कियों को भी समझ में आता है। कैसे नहीं समझ आएगा? आप जिस आपको कोई देख रहा होगा, आपको आप अच्छे से ड्रेसअप होके जा रहे हो तो आपको ये लगेगा भी कि यार मुझे 4 लोग देखे तो इतना मैंने अच्छे से अपने आप को डेवलप किया तो लोग मुझे देखे नहीं तो फायदा क्या? तो ऐसा लड़कियों के साथ भी होता है ना, लड़कियों के साथ भी लड़कों के साथ भी है, पर टैबू बना दिया कि लड़कियों का जो सिक्स सेंस है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो इसलिए क्योंकि वो जब निकलती हैं तो ऑफ कोर्स लड़कों को अगर 4 लड़कियां देखेंगी तो लड़कों को 40, वो लड़कियों को 40 देख रहे होंगे, बस रेशो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो ऑफ कोर्स दैट इज व्हाई। ओके, तो हमें जवाब मिल चुका है, लेकिन मैम ने एक और टर्म उठाया था पॉश का, तो मैं भी जानना चाहूंगा। मतलब मुझे तो पता चल गया है लेकिन आप लोगों के लिए जानना चाह रहा हूँ क्या है, मतलब पॉश क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द वर्किंग एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉश? सो बेसिकली हम इतनी देर से सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं, पॉश इज बेस्ड ऑन दैट ओनली, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लीगल कंप्लायंस है, एक एक्ट है, दैट इज पॉश एक्ट 2013, ओके, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट फीमेल एट अ वर्कप्लेस, ठीक है। तो ये फीमेल्स के लिए बनाया हुआ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दिया है, और उसके देने के पीछे भी बहुत बड़े रीजंस हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग आते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन और मेरे को बोलते हैं मेल्स स्पेसिफिकली कि मैम फीमेल्स ये बायसनेस क्यों, फीमेल के लिए क्यों लॉ है? तो ये बायसनेस नहीं है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हो, राइट, तो अगर आप रेशियो देखोगे, चाहे आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाओ, डोमेस्टिक लेवल पे चले जाओ, जो रेशियो है दोनों जेंडर्स के वर्किंग का, दैट इज डिफरेंट। आई मीन फीमेल्स अब 5% होंगे तो मेल्स जो होंगे वो 70% होंगे। 100% पे आप 25% या 20% फीमेल काम कर रहे हो, रेस्ट जो रेशियो मेल का है। तो जब एक दो जेंडर्स के बीच में इतना डिफरेंस दे दिया है ऑलरेडी, तो आपको क्या लगता है कि किसको एम्पावर्ड करने की जरूरत है? जिसके पास लेस वोट्स हैं, जिसको आपने लेस अपॉर्चुनिटी दी हुई है। तो पॉश की जहां तक मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेयर 10 एंड मोर देन 10 पीपल आर वर्किंग, दे ऑल हैव टू फॉलो दिस एक्ट। उनको फॉलो करना ही करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेटरी लॉ है। आपका हॉस्पिटल हो, आपकी एक छोटा सा शोरूम हो, आपका होटल हो, आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स हो, इनफैक्ट आपका जो एफएम स्टूडियो है, अगर यहाँ भी 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो आपके पास एक तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होना चाहिए। वो एक स्पेसिफिक कमेटी है जहाँ पे आप आके अपनी पॉश कंप्लेंट्स को रजिस्टर्ड करते हो। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, वेरी सेंसिटिव टॉपिक। आप ऐसे जाके एचआर में जाके या किसी XYZ को नहीं कंप्लेन कर सकते। द की ऑफ पॉश इज द कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी। और वो कॉन्फिडेंशियलिटी तब होती है जब 50 लोगों को कंप्लेन ना करके सिर्फ 5 लोगों को की जाए जो कि उस एरिया के लिए एक्सपर्ट्स हैं, और वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस प्रोसेस को आगे करने के लिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल। राजस्थान में एक केस हुआ था 1997 में भावरी देवी के नाम से, और इट वाज अ गैंग रेप बेसिकली, एक दलित फीमेल के अगेंस्ट में किया गया था क्योंकि उन्होंने चाइल्ड मैरिज को रोका था। शी वाज अ सोशल वर्कर बेसिकली। तो जिनके लिए किया था वो हायर कम्युनिटी से। तो 2 चीजों पे ऑफेंड हुए कि सबसे पहले तो उनका एक रिचुअल कि छोटे बच्चों की शादी करना उनके लिए रिचुअल है, दूसरा एक दलित कम्युनिटी की फीमेल ने ऐसे कर दिया। तो शादी को डिले किया गया क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज ने इंटरफेयर किया, लेकिन वो सिर्फ डिले हुई,
वो रुकी नहीं, शादी तो करवा दी गई छोटे छोटे बच्चों की। हम्म, और उसके बाद जो हुआ बाद में वो ये हुआ कि उन लोगों ने गैंग अप किया और पहले तो उनके हस्बैंड को चार्ज किया, काफी अच्छे से उनको घायल वायल किया। उसके बाद उनका गैंग रेप किया गया ब्रूटली, शी वाज ब्रूटली गैंग रेप्ड, यू नो। और उसके बाद जब वो उन्होंने हिम्मत करके अपने मेडिकल टेस्ट वगैरह के लिए गई तो वहां पे एक जो लोकल एमएलए थे जिन काफी पावरफुल थे, मीना करके उनका सरनेम था, तो बेसिकली उन्होंने सारी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया, बॉयकॉट किया सोसाइटी से पूरा। तो बॉयकॉट करा, बहुत ज्यादा रिच तो थी नहीं, नॉर्मल बिलो नॉर्मल फैमिली से थी, तो हर चीज से बॉयकॉट करने के बाद आफ्टर 52 आवर्स उनका मेडिकल हुआ, जिसमें ऑब्वियसली जो आपके स्पेसिफिक जो चीजें होती हैं वो निकल कर नहीं आ पाई थी उतनी। तो जब हाई कोर्ट में केस गया तो ऑफकोर्स वो केस हार गई और बोला गया कि ये तो हायर कम्युनिटी के लोग हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ये तो कानून बनाते हैं, कानून व्यवस्था को ये कैसे हार्म कर सकते हैं, तो वो केस हार गए। उसके बाद विशाखा एक एनजीओ है जो फीमेल राइट्स के लिए काम करते हैं, बहुत पुराना एनजीओ है, और उन्होंने इस केस के बारे में सुना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 1997 में PIL लगाया, और वो एक केस बहुत फेमस है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। तो वहां पर ऑफ कोर्स सारी चीजें अच्छे से हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा केस ध्यान से सुना, वहां कोई बायसनेस नहीं थी, किसी एमएलए का इन्फ्लुएंस नहीं था। और उसके बाद जो वर्डिक्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज किया कि चलिए ये तो केस सुलझ गया, ये तो हमने कर दिया, पर उसके मतलब है कि फीमेल्स के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्ट ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है। अगर वो काम करने जा रही हैं बाहर तो लोग ऑफेंड हो रहे हैं, उनको सेक्सुअली हैरेस कर रहे हैं, उनको इक्वल राइट नहीं दे रहे, तो उनको इक्वली वर्किंग राइट्स देने के लिए, उनकी ह्यूमन राइट्स को सेव करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने लेजिस्लेचर को बोला, इंडियन लेजिस्लेचर को, कि भाई आप एक स्ट्रॉन्ग एक्ट बनाइए, और वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि एक छोटा गांव में जो खेत में काम करती है ना फीमेल्स, वहां से लेके टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वहां पे जो फीमेल्स काम करती हैं वो सब इसके अंदर कवर होना चाहिए, एक एक ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर सब कवर होना चाहिए, और इतना स्ट्रॉन्ग लॉ है। तब ये लॉ बनाया गया, और उस ड्यूरेशन में विशाखा गाइडलाइंस, जो विशाखा एनजीओ था, उन्होंने एक गाइडलाइंस बनाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तक ये लॉ बनता है, क्योंकि एक लॉ को बनने में एक सर्टेन टाइम लगता है, वो लॉ बनने के टाइम तक विशाखा गाइडलाइंस जो थी उन्होंने बनाई। और विशाखा गाइडलाइंस अगर आप गूगल करेंगे हर जगह अवेलेबल है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन विशाखा गाइडलाइंस को अभी भी चला रहे हैं जब तक लॉ नहीं बना था। उसके बाद ये लॉ जो बना, 3 मेन डेट्स हैं, तो 3 सितंबर 2012 में लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद 26 फरवरी 2013 में राज्यसभा में, 9 दिसंबर 2013 को ये लॉ आ गया, इनएक्ट आ गया था ये लॉ। उसके बाद से हर ऑर्गेनाइजेशन को इसको फॉलो करना है बेसिकली। बट अगर हम बात करें कि अभी इतना बड़ा लॉ है, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, बट अगर हम अपने शहरों की बात करें, लोगों को नहीं पता कि ये इतना बड़ा लॉ करता है, एग्जिस्ट करता है। कितनी फीमेल्स काम करती हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आपको क्या लगता है कि सबकी बहुत ही नॉर्मल वर्किंग लाइफ है? क्या वो हरास नहीं होते होंगे? हैरेसमेंट चलिए अलग चीज हो गई, क्या वो सेक्सुअली हैरेस नहीं होते होंगे? अब सेक्सुअली हैरेसमेंट का मतलब एक तो लोग गलत तरीके से ले लेते हैं, अ टच विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है, या फिर कोई ऐसी बात जो अप्रोप्रिएट नहीं है। एनी अनवेलकमिंग एक्ट is sexual harassment, that counts in sexual harassment. Okay. अभी sexual harassment में ये थोड़ी ना कि बड़ी ही चीजों के ऊपर, मुद्दे के ऊपर जाएगी बात, रेप हो गया किसी फीमेल का, वो sexual harassment है लोगों के नजर में। लेकिन अगर एक फीमेल को एक ऑर्गेनाइजेशन ने, उसका कोलीग या उसका सीनियर कंटिन्यूअसली उसकी अपीयरेंस पे, उसकी नॉट सो कॉल्ड अपीयरेंस है, बॉडी लैंग्वेज पे बॉडी शेमिंग कर रहे हो, कलर शेम कर रहे हो, फैट शेम कर रहे हो, या फिर आ रहे हो तो उसको स्टॉक कर रहे हो। स्टॉकिंग भी ऐसी नहीं, मतलब पहले तो एक होती थी कि फिजिकली आपकी स्टॉकिंग चल रही है, आपको घर तक फॉलो कर रहे हैं, अब एक ऑनलाइन स्टॉकिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस लेवल की जो स्टॉकिंग हो रही है, आपको नहीं लगता कि ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है? बिल्कुल, राइट। तो दिस इज द डेफिनेशन एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉश। ये लॉ इसीलिए है ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर आप इक्वली काम कर रहे हो तो आपके पास एक इक्वल राइट है जिसको आप यूज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप आईसीसी कमेटी के पास जाते हो अपनी कंपनी के, तो आपको लगता है सबसे पहला डर इंसान के अंदर क्या आता है? मेरी जॉब चली जाएगी, और एक फीमेल के अंदर जो चीज है बदनामी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया द की इम्पोर्टेंट की इज कॉन्फिडेंशियलिटी, द अदर थिंग इज
आईसीसी कमेटी जो होती है वो अनबायस्ड कमेटी होती है, ठीक है। तो अनबायस्ड कमेटी में एक एक्सटर्नल मेंबर भी होता है जो किसी एनजीओ से होता है या फिर लॉयर होता है, लीगल बॉडी से होता है। वो इसलिए होता है ताकि जो भी कंपनी के अंदर के भी लोग जो वॉश कमेटी में हैं वो भी किसी भी तरीके से बायस्ड ना हो। वो एक्सटर्नल पर्सन इसलिए रखा जाता है। तो वॉश कमेटी कभी बायस्ड हो नहीं सकती क्योंकि उनको केस की फाइनल रिपोर्ट भी देनी होती है। तो आप अगर ऐसा कुछ हो रहा है, छोटा सा भी हो रहा है, प्लीज डू नॉट टॉलरेट इट। In an organization, there should be zero tolerance for such issues. That's the message. Wow, it's a very good thing and very good initiative by our government. मतलब बहुत अच्छा लगा ये जानकर, आपको भी अच्छा लगा होगा जानकर कि हमारे पास मतलब इतने सारे लॉ हैं जिनकी हमें अवेयरनेस ही नहीं है, मतलब हम अवेयर ही नहीं है, इतनी सारी चीजें हैं हमारे आसपास उसके खिलाफ। मतलब हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं वहां पर जैसे मैम ने बोला हाई एंड को ही देखा जाता है हमेशा। जैसे रेप हुआ तभी सेक्सुअल हैरेसमेंट है, नहीं यार, किसी को कोई चीज आपका बैड टच पसंद आया, बैड वर्ड अगर पसंद नहीं आया तो भी वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है। तो थोड़ा अवेयर हो जाइए, अपने चच्छू जिन्हें कहते हैं सेंस थोड़े बढ़ाइए। और एक और आगे बात जानना चाहूंगा मैम इसी के साथ, सेक्सुअल हैरेसमेंट की मतलब अगर कोई शिकार होता है तो वो क्या कर सकता है इसका? देखिए, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि लॉ तो है, ठीक है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में होती है एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ठीक है। इसमें हम मैक्सिमम जो रख सकते हैं वो 6 लोग रख सकते हैं, मिनिमम हम 5 लोग रखते हैं, ठीक है। एक होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है ऑर्गेनाइजेशन की सबसे सीनियर फीमेल पर्सन जिनको पॉश के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वो सीनियर है तो आपने उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया। सीनियर क्यों? क्योंकि वो इस चीज की सेंसिटिविटी को समझेंगी, राइट, एक्सपीरियंस्ड होगी, तो प्लस उनको पॉश का नॉलेज भी होगा। दूसरा, आपके पास 2 एक्सटर्नल मेंबर रखने की ऑप्शन होती है। तो आप चाहें तो आप 2 एक्सटर्नल मेंबर रख सकते हैं जो कि एनजीओ से होंगे, लीगल बॉडीज से होंगे, और 2 इंटरनल मेंबर्स होंगे। उसमें चाहें तो आप एक मेल पर्सन को भी रख सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी आपके पास कंप्लेंट जिनके अगेंस्ट आ रही है वो मेल होते हैं, तो ठीक है, उनकी भी सुनना है कई बार, क्योंकि चीजें अलग भी होती हैं। देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑन दी अदर साइड। इसका आपको आगे मैं बताऊंगी। तो एक अदर साइड भी होती है, तो आप एक मेल पर्सन रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज 2 फीमेल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन से जो कि पॉश की नॉलेज रखते हो। ये 5 लोगों की अनबायस्ड कमेटी होती है, ठीक है। 2 चीजें हैं, अगर आपके संग कभी कुछ ऐसा हो रहा है, अनवेलकमिंग हो रहा है, तो एक तो होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, 0 टॉलरेंस है, तो आपको पता है कि मेरी आईसीसी कमेटी है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर है, उसकी ईमेल आईडी है। आप क्या करेंगे, आपको कंप्लेंट रिटन फॉर्मेट में देनी होती है, ठीक है। तो रिटन फॉर्मेट में आप कंप्लेंट लिखेंगे और अपनी कंप्लेंट सबमिट करेंगे। और कब करेंगे? विद इन 3 मंथ्स। व्हाई 3 मंथ्स? एक मोमेंट चला था, मी टू मूवमेंट, ठीक है। आपको क्या लगता है कितने केसेस में डिसीजन आया? 0, किसी केस में नहीं आया। लेकिन उसमें से मैक्सिमम केस थे वो सही थे, उनके संग हुआ था सेक्सुअल हैरेसमेंट। द ओनली थिंग है उस समय उन्होंने हिम्मत की नहीं, ठीक है। 20 साल के बाद जब आप लेकर आते हो ना, तो आपके पास क्या प्रूफ है, आप कहाँ से लेकर आओगे? 3 महीने आपको बोला जाता है, सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है। 3 मंथ्स में ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में सीसीटीवीज लगे होते हैं, आपकी कोलीग्स होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके संग कुछ हुआ और इंस्टेंटली आपके कोलीग जॉब छोड़ के चले गए। तो उस 3 महीने के ड्यूरेशन में वो लोग जो इस केस से रिलेटेड है, जिनका नाम वहाँ पर है, उनको गवाह के तौर पे लाया जाता है। एक प्रोसेस होती है। तो आप सबसे पहले कंप्लेंट देते हैं। जैसे ही कंप्लेंट आपकी पहुंचती है, 7 दिन के अंदर में उस कंप्लेंट को पहले देखा जाता है इट इज जेन्युइन और नॉट, ठीक है। पॉश कमेटी उसको नोटिफाई करती है। 7 डेज के अंदर में जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है, उस पर्सन को एक नोटिस जाता है पॉश कमेटी के थ्रू कि आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए, आपके लिए कंप्लेंट रिसीव हुई है। 7 डेज पे ये होता है, और 10th डे पे उनको अपना एक्सप्लेनेशन सबमिट करना होता है इन फ्रंट ऑफ पॉश कमेटी, ठीक है। अभी उनका एक्सप्लेनेशन इज एक्सेप्टेबल और नॉट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी पे केस लगा रहे हो तो वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर एक्सेप्टेंस है तो कॉरिडोर डिफरेंट हो जाता है। उसमें ये होता है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इनसे हुआ है, थोड़ा सा लीनियंसी भी कर सकते हैं उसमें कि चलो एक्सेप्टेंस है। अब क्या होगा कि पनिशमेंट या फिर सेटलमेंट, दैट डिपेंड्स ऑन बोथ द पार्टीज, राइट। तो वो प्रोसेस होगी। लेकिन अगर जो आपका ऐसा है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्यूजेशन है अगेंस्ट और रिटेलिएशन है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, तो फिर वहां से शुरू हो जाती है पॉश कंप्लेंट की प्रोसेस पूरी।
तो Okay. वहां से क्या होता है कि फिर आपको नोटिस जाया जाता है, 10 दिन के बाद ये नोटिस जाता है, आप प्रोड्यूस होते हो, उनके सामने आते हो, दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट हियरिंग्स होती हैं। उस लेटर में, उस कंप्लेंट में जितने लोगों के नाम होते हैं वो सबकी गवाही होती है, सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है, और पूरी जो की कम्युनिटी होती है वो बैठती है, एक जो कमेटी होती है, और वो डिसाइड करते हैं इस बेस पे। और ये पूरा जो पीरियड होता है 90 डेज का होता है। 90 डेज में आपको ये कंप्लीट करना है। ओके ओके जी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि 3 महीने के अंदर आपको कंप्लेन करनी है। आप 1 साल बाद आके ये नहीं बोल सकते कि 1 साल पहले एक कोई हुआ करते थे, वंस अपॉन अ टाइम वाला काम नहीं करना है। दैट्स द कॉन्सेप्ट। ओके ठीक है, तो ये आपका राइट है, ये आपका कॉरिडोर है, और आप इसके थ्रू जाइए। जॉब की सिक्योरिटी, आपका नेम कहीं बाहर नहीं आएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाएगी। इनफैक्ट एचआर को भी नहीं बताया जाएगा कि ऐसी कोई कंप्लेंट आई है। वो फुसफुसाहट होती है ना, वो नहीं की जाएगी। इसको इतना कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। That's the key. ओके, तो आप जान चुके हैं भैया फंक्शनिंग, और आप बिल्कुल बेझिझक जा सकते हैं पॉश कमेटी के पास, आईसीसी कमेटी के पास, क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल माहौल, मतलब आपकी कंप्लेन को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, और ये बात काफी अच्छी है। और इसमें एक और चीज भैया, आपकी नौकरी भी नहीं जाएगी। तो भैया खुलकर जाइए, अगर आपको लगता है कि हमारे साथ हैरेसमेंट हुआ है तो 90 दिन के अंदर जाइएगा, 1 साल बाद मत पहुंचिएगा। बाकी एक और चीज होती है, मेल ईगो बड़ा फ्रेजाइल होता है। जो ये सुन रहा होगा, कोई भी मतलब मेल सुन रहा होगा, तो वो कहेगा अरे यार ये तो सिर्फ लड़कियों की बात हो गई, लड़कों की क्यों नहीं बात हो रही। तो मैं भैया अब आपके सवाल लेकर आया हूँ, आपका ही सवाल पूछता हूँ। बात ऐसी है कि क्या सिर्फ लड़कियां ही हैरेस होती हैं, लड़के नहीं होते हैं, या इनके लिए भी कोई रूल है? देखिए, हैरेसमेंट का कोई जेंडर तो होता नहीं, राइट? ओके, यू बी अ मेल, है ना, तो आप भी हैरेस हो सकते हो। अगर आपकी कोई फीमेल बॉस है तो ठीक है, उनकी थोड़ी नीयत आप पे खराब हो गई तो, यू नो, कैन बी एनीथिंग, राइट? तो हैरेसमेंट का कोई जेंडर नहीं है, ठीक है। हाउएवर ये लॉ ये कहता है कि ये फीमेल्स के लिए है, ठीक है। तो इस लॉ के अंडर में तो ऑफ कोर्स आप नहीं जा सकते, पर देयर आर प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस दैट ऑन ग्लोबल लेवल पे, मैं बात कर रही हूँ ग्लोबल लेवल पे, जिन्होंने इसको जेंडर एग्नोस्टिक कर दिया है। एंड पर्सनली व्हाट आई फील इज कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं, if a chair is empty, any employee can sit, according to my view, right? An employee is an employer, there should be no gender barrier. ये नहीं होना चाहिए लेडीज फर्स्ट, ठीक है, वो आपके संस्कार हैं, आपको लगता है तो ठीक है, बट मेरे भी संस्कार है, मुझे भी लगता है कि ठीक है आप बैठ जाओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली अगर मेल्स के संग हो रहा है, आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ पर जेंडर एग्नोस्टिक है, तो अगर आपके संग भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, आप आईसीसी कमेटी के थ्रू जा सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं, पॉश तो हमारा जो है वो फीमेल्स के लिए है। तो उस केस में जो आपकी कंप्लेंट है वो एचआर के थ्रू जाएगी, जो आपका रूट है दैट इज डिफरेंट, okay, but the confidentiality level, the secrecy level, and the intensity of the process will be same. मतलब वो आपका रिवील नहीं किया जाएगा, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ना ये सारे कंप्लायंसेस जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के थ्रू ही होता है। अगर मैं बोलूँ कि पॉश कंप्लायंस का रिटर्न कहाँ से जाता है, ऑडिट कहाँ से होता है, क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है ना, तो हमें ऑडिट करने ही पड़ते हैं। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही तो करता है, राइट? तो की तो वही है, बेसिक तो वही है ना। अब उन्होंने आईसीसी कमेटी इसलिए बनाई क्योंकि फीमेल्स को एक राइट दिया है इक्वल पे। बट अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर जेंडर एग्नोस्टिक नहीं है, यू गो विद द एचआर कॉरिडोर एंड ट्रस्ट मी, वहां भी आपकी जॉब को रिस्क नहीं होगा, बट द कंप्लेंट शुड बी जेन्युइन। ये नहीं कि आपने दुश्मनी निकालने के लिए कर दिया, तो फिर ये बहुत इजीएस्ट तरीका है। लेकिन जितनी फास्ट आप करेंगे ये चीज हरकत, आपको क्या लगता है कि अगर पॉश कमेटी हम बना रहे हैं, जब हम उसको बना रहे हैं, तो हम किन लोगों को चूज करते होंगे? रैंडमली किसी को भी बना दिया कि देखो कंप्लायंस फॉलो करना है, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता, क्योंकि जब कंप्लेंट आती है, भगवान ना करे ऐसे आए, लेकिन आती है। देखो लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं और कंप्लेंट्स आती हैं, और जब आती हैं तो ऐसे ही लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं जिन्हें लॉ की नॉलेज है। बिल्कुल सही बात है, राइट? तो आप अगर फीमेल हैं तो आप पॉश कमेटी के थ्रू जाइए। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जेंडर एग्नोस्टिक है, दैट इज प्रिटी कूल, आप जाइए, आप अपनी पॉश कंप्लेंट वहां पर लिखवाइए। लेकिन अगर जेंडर एग्नोस्टिक नहीं है, देन यू हैव अ डिफरेंट रूट थ्रू द एचआर। अरे वाह, सिंपल। तो
हो सकता है, इसका इलाज है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल करंट सिनेरियो में तो, हाँ है ना। वही ये मतलब ये जब क्वेश्चन पूछ रहा था मुझे ओवैसी साहब की वो बात याद आ गई थी जो उन्होंने सदन में बोली थी, क्या सिर्फ महिलाओं का रेप होता है, मर्दों का रेप नहीं होता है। तो चलो भाई हमको जवाब मिल गया है भैया। जवाब ये है कि भैया आपके पास भी अधिकार है, आप भी जा सकते हैं, बस थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा आपके लिए। और हाँ जेन्युइन होना चाहिए। कभी कभी यार लड़के दिमाग ज्यादा चला देते हैं अपनी, मतलब बॉस के टांग खींचने के लिए कुछ भी कर देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। जेन्युइन आपकी जो रिपोर्ट है वो लेकर जाइएगा, जरूर प्रोसेस होगा। इसी के साथ एक और बात है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है और जो वर्किंग है उनके लिए भी जरूरी है कि ऑफिस में हमारे क्या क्या राइट्स होते हैं। As in, Yeah, okay. as an worker, like what I have right, what I can do with my boss and देखो पहले तो जस्ट अंडरस्टैंड कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है और एक हो रहा है हैरेसमेंट, दो चीजें, डू नॉट मिक्स इट। ओके ठीक है कि बॉस ने रेटिंग कम कर दी। अब रेटिंग क्यों कम कर दी? बिकॉज ऑफ योर लो परफॉर्मेंस, राइट? दैट इज ऑफ कोर्स नॉट हैरेसमेंट, दिस इज नॉट इवन हैरेसमेंट। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, ठीक है, मैंने बोला कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो ऑफ कोर्स होता है कि यू नो नहीं है, फेवरेटिज्म चलता है, बायसनेस चलती है और आप उस लिस्ट में नहीं हो, तो ऑफ कोर्स आपकी रेटिंग नीचे आ ही जाती है। ठीक है ना, तो वो हो गया हैरेसमेंट, वो तो अलग चीज हो गई। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कर ले तो आपके क्या राइट्स हैं? आपके बिल्कुल राइट्स हैं। अगर कंपनी का ओनर भी नहीं कह सकता आपसे कि वो भी आपके पास ऐसे नहीं आ सकता कि अगर कंप्लेन कर दी है तो उसको बोले वो आए और कि देखो यार हमारा बहुत सीनियर ऑफिसर है और समझो तुम कुछ ले करके ये सब, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी कंपनी में ऐसा होता है गलती से, देन यू हैव अनदर वे, यू कैन गो लीगल। ठीक है, तो एक होता है प्रोसेस कंप्लीट होती है, तो प्रोसेस में दो चीज होती है, या तो ये कंप्लेंट जेन्युइन थी एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, जब जेन्युइन थी तो टर्मिनेशन हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, आपको जितने रिवॉर्ड्स वगैरह दिए थे वो डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द कंप्लेंट। अगर बहुत ज्यादा सीरियस कुछ हुआ है तो टर्मिनेशन, सेपरेशन ये सब तो होना है, पेनल्टी भी लग सकती है वो, ठीक है। अभी लेकिन फीमेल तब भी इज नॉट हैप्पी कि यार इसने जो किया था ना उसके आगे ये कुछ नहीं है कि सिर्फ इसकी जॉब गई, राइट? देन शी हैज ऑल द राइट टू गो लीगल, वो लीगल जा सकती है। अब वो वहां जाके कोर्ट में उनके लिए केस कर सकती है और कंपनी को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज योर राइट। वॉश के अंडर में दिस इज योर राइट कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, इवन अगर वो कह देता है कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस कई सारे केसेस होते हैं, इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे, देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि हर कंपनी बहुत स्ट्रांगली फॉलो कर रही है, बायसनेस तो हर जगह होती ही है। तो अगर किसी बायसनेस के थ्रू या किसी इन्फ्लुएंस के थ्रू एट द एंड ऑफ द प्रोसेस सही इंसान नहीं जीतता, वो फीमेल है और यू नो उसको जस्टिस नहीं मिलता और उसको लगता है कि नहीं इन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है, तो वो लीगल जा सकती है और उस केस में भी कंपनी उनकी जॉब नहीं ले सकती। अरे वाह, नहीं ले सकती। दिस इज योर राइट। कंपनी को सपोर्ट करना पड़ेगा, कंपनी को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि पूरी प्रोसेस में ऐसी क्या बात हुई थी कि आपको लगा कि ये जो है ये गिल्टी नहीं है और इनको गलतफहमी हुई है या फिर ये फॉल्स कंप्लेंट थी। ये कंपनी को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा और कंपनी को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज योर राइट, दैट इज द थिंग। तो आपके पास राइट है, बस ये कि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे? आप तो हैरेस होते रहोगे और अपने कहते हैं ना छुप छुप के आंसू बहालोगे या फिर किसी क्लोज फ्रेंड को बोलोगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यार तू एक काम कर, खत्म करना, एक नई जॉब ढूंढते हैं, वहां चले जाते हैं। यही होता है ना कि अरे वो तो ऐसे ही है और वो आदमी तो बहुत फेमस है इस चीज के लिए, उसके साथ तो कोई भी ज्वाइन करता है तो वो उसके संग ऐसे ही करता है। ठीक है, तो तू थोड़ा सा सावधान रहे और मैं तो कहती हूँ या मैं तो कहता हूँ कि जॉब ढूंढ ले और चला जा बस। तो ये ऐसा स्टूपिड सा आप सोल्यूशन दे देते हो, दैट इज टेम्पररी। आपको क्या लगता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा नहीं होगा क्या? बिल्कुल। तो इट्स सिंपल, आपके पास तरीके हैं, कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। मलिशियस कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मलिशियस कंप्लेंट करी है आप बिकॉज ऑफ द हिडन रीजंस तो ऑफ कोर्स उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी जेन्युइन कंप्लेंट है उसके बाद भी किसी इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसी कोई चीज होती है जहां एंड में रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर आप लीगल जाते हो तो आप ये केस जीतोगे क्योंकि आप जेन्युइन हो, आपके पास प्रूफ है, गो फॉर इट। आपकी जॉब नहीं जाएगी, कोई नहीं निकाल सकता। सो दिस इज योर राइट।
ओके, तो राइट भी पता चल गया हमको, पॉश भी पता चल गया हमको, और सेक्सुअल हैरेसमेंट और हैरेसमेंट में भी डिफरेंस हमने जाना। बहुत सारी बातें की हमने हमारी मेहमान के साथ, जो हमारे साथ पास खास गुड़गांव से आई हुई थी। और अब भैया अब सारे सवाल क्लियर हो गए हैं, अब अलविदा कहना ही पड़ेगा। लेकिन जाते जाते आप लोगों के लिए एक मैसेज है जो साक्षी जी देना चाहेंगी आप लोगों को, तो यही मैं पूछना चाहूंगा, ग्वालियर वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम आप? देखिए, मैं ग्वालियर वालों को सिर्फ, क्योंकि मैं खुद ग्वालियर से हूँ और मैं तो कभी ये गुड़गांव में बैठ के, जैसे लोग बोलते हैं कि मैं बोलती हूँ आई एम गोइंग फॉर अ लीव, अच्छा आप ग्वालियर जा रहे हो, अच्छा, या कई बार तो लोग गांव भी बोल देते हैं। हाँ। तो बड़ा बुरा लगता है कि गुड़गांव गांव है और मेरे ग्वालियर को गांव बोल दिया। तो उनका मतलब उससे नहीं होता, मतलब इससे होता है कि ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने अभी कुछ यूनिवर्सिटीज में और मैंने पोस्ट ट्रेनिंग सेशंस दिए थे, एंड आई रियलाइज कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी बेसिक सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं पता है। और ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे रन हो रहे हैं, या फिर हॉस्पिटल्स हैं, या फिर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पे कोई पोस्ट ट्रेनिंग्स है ही नहीं। वहाँ पे पता ही नहीं है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, या फिर अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसकी क्या रेमेडीज हैं, आपके क्या राइट्स हैं, ये अवेयरनेस नहीं है। तो मेरा सिर्फ एक मैसेज है, आई बीइंग अ ग्वालियराइट, आई विल ऑलवेज से कि भाई प्लीज बी अवेयर, और आपको ना जितना हो सके आप ट्रेनिंग सेशंस कीजिए। नॉट बिकॉज कि मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर ये अवेयरनेस रहेगी तो जो इतने सीरियस और हीनियस जो क्राइम हो रहे हैं ना, उसमें बहुत नीचे आ जाएंगे हम, बहुत लोअर डाउन होगा रेट, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के बीच में ही इस तरीके के सेक्सुअल प्रेडेटर्स रहते हैं। आपको नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये बोल सकते हो कि एक खेत में करने वाला या ऑटो चलाने वाला ही सेक्सुअल प्रेडेटर हो सकता है। आपके साथ एक पढ़ा लिखा इंसान है, आपको नहीं पता कि उसकी क्या ईविल आई है और वो किस बैड इंटेंशन से आपकी तरफ देख रहा है, और वो क्या हिडनली आपके लिए हरकतें कर रहा है, जिसकी वजह से आपका करियर खराब हो सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत नीचे जा सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो। हमने बहुत केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों ने सुसाइड भी किया है। मैंने, मतलब ये तो ऐसी चीज होगी जो मैंने डिस्कस नहीं करी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ भी है कई केस में जहाँ पे सुसाइड भी हुआ, अटेम्प्ट हुआ है और सुसाइड हो गया है। ऐसे केसेस भी चल रहे हैं। तो प्लीज मेरे लिए ग्वालियर के लोगों का यही मैसेज होगा कि आप पोस्ट ट्रेनिंग करवाइए, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, आपके स्टाफ के लिए हो, उनको अवेयर कीजिए, ताकि इस तरह के जो सेक्सुअल प्रेडेटर्स हैं वो इस चीज से अवेयर हो जाए कि अब वो ऐसा नहीं कर सकते। वी हैव अ जीरो टॉलरेंस, इट्स अ क्लियर मैसेज, जीरो टॉलरेंस फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, स्टॉप इट राइट अवे। That's a clear message from my side. ओके, तो ये थी साक्षी जी जिनसे हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बहुत कुछ जाना। और अगर आपको भी अगर ट्रेनिंग कराना है तो आप बेशक उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसको डीपली ज्यादा जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये था आज का हमारा सफर, जो कि यहीं रुक गया है। जी हाँ, अब मेरी ट्रेन यहीं पर रुक गई है, थोड़ा डीजल खत्म हो गया। मिलते हैं अगले स्टेशन पर, मतलब अगले मेहमान के साथ फिर होगी मुलाकात, जहां फिर एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे और आपकी बहुत सारी बात कराएंगे। मतलब सवाल आपके होंगे, पूछूंगा मैं और जवाब आपको मिलेगा। तब तक कहीं मत जाइएगा, ग्वालियर राइट सुनते रहिएगा, गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। बाय बाय एंड थैंक यू ग्वालियर।